एंड इन्वेस्टिंग फॉर यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट एंड एनीवन बिल्डिंग फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। जिन किसी को भी, जो लोग भी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, उन सब के लिए एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी को समझना बेहद जरूरी है। इसके बिना ना तो आप फाइनेंशियल गोल डेवलप कर सकते हैं, ना अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी को आसान बनाना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क करना आना चाहिए। ये पूरा सेशन आज इसी टॉपिक पर बात करता है, इसी टॉपिक पर हमारा आज का डिस्कशन है। आज हम क्या क्या समझेंगे? अंडरस्टैंड एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी, जैसा मैंने बताया एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। लर्न स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स, स्पेंडिंग की जो हैबिट्स है ना, इसको डिस्कस करेंगे। और व्हाई सेविंग मैटर्स, सेविंग कितना जरूरी क्यों है, उस पर बात करेंगे। बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ, और लॉन्ग रन में पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि हम में से सब, कोई भी अचानक से किसी के पास 1 लाख रुपया आ जाता है, आज ही आ जाता है, टुडे। किसी ने गिफ्ट दे दिया, कहीं से किसी ने, किसी के पेरेंट ने दे दिया, या कहीं से भी 1 लाख रुपया आपके पास आ गया। आप उस 1 लाख रुपए का क्या करोगे? एक एक करके मैं पूछूंगा सबसे, सब बताएंगे अपनी अपनी बात, वो क्या करना चाहेंगे उस 1 लाख रुपए से। मैं इसे फिलहाल स्टॉप करता हूं, शेयरिंग को स्टॉप करता हूं और आप लोगों के पास आता हूं। आकाश, अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कि अगर आपको आज 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आता है तो आप क्या करोगे उसका? आकाश? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ, अगर 1 लाख रुपया अचानक से आपके अकाउंट में आता है आज शाम तक, क्या करोगे उसका? तो सर इन्वेस्ट का देखेंगे, इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना है। इन्वेस्ट करोगे? देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। आज जाके लेटेस्ट मोबाइल खरीदेंगे, जो भी नया नया निकला होगा, है ना, मजा आएगा उसको। आईफोन भी आ जाएगा, इतने में अच्छा आईफोन आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है, बाय द लेटेस्ट स्मार्टफोन और वीकेंड ट्रिप, या फिर फैमिली को लेकर कहीं निकल जाएंगे, मुंबई वगैरह, है ना, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। इसको हम सेविंग अकाउंट में रख लेंगे कि चलो वही सेविंग में पैसा बढ़ता रहेगा। इसको किसी SIP या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, या हमारे पास जो लोन चल रहा है क्रेडिट कार्ड वगैरह का, उसका हम छुटकारा पा लेंगे। तो ये 3-4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं आपको। अब बताओ उनका क्या करना चाहोगे आकाश? सर अगर पहले तो कोई लोन्स है, कुछ है ऐसा, वो देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद अपनी सेविंग करेंगे, इमरजेंसी फंड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान का सोचेंगे सर। ओके, ठीक है। आयशा, आप बताओ, आप क्या करेंगे अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आज आ जाता है, क्या करना चाहेंगी? अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। शायद वो कर नहीं पा रही हैं। मुस्कान, आप बताओ, आप क्या करोगे बेटा 1 लाख रुपए का? हाँ मुस्कान, बताओ। ये फ्यूचर गोल्स के लिए सेव कर देंगे पैसे। क्या बेटा? जैसे फ्यूचर गोल्स के लिए, आगे के लिए सेविंग करके रखेंगे उन पैसों को। अच्छा, फ्यूचर गोल के लिए आप उसको सेविंग करोगी, है ना? ये थोड़ा सा दूसरा यूज करना पड़ेगा मुस्कान। इसको आप कहोगे फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग नहीं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो आप हमेशा ये बोलोगे कि फ्यूचर गोल के लिए हम
इन्वेस्ट करेंगे, ना कि सेविंग करेंगे। इन्वेस्ट। सेविंग से कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने आप को फिर से म्यूट पे डाल लें। तो जैसा डिस्कशन में पता चला कि हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं। हम आज शाम को जाके अच्छा स्मार्टफोन खरीदते हैं। हमारे पास फोन ऑलरेडी है, काम चल रहा है, लेकिन बस किसी और ने ले रखा है या बड़ा अच्छा लगता है किसी के हाथ में स्मार्टफोन, आईफोन, तो हम भी ले लेते हैं। या फिर चलो यार निकल जाते हैं वीकेंड पे कहीं बढ़िया से, खाते पीते शॉपिंग करते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। चलो 1 लाख रुपए आ गया अच्छा है, इसको अब सेविंग कर लेते हैं। इसकी सेविंग करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में हमने एक अकाउंट हमारा ऑलरेडी है, उसी में पड़ा हुआ डाल दिया कि चलो फ्यूचर में काम आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम एसआईपी शुरू कर देते हैं, एसआईपी में लगा देते हैं। ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। या फिर किसी के ऊपर लोन चल रहा है तो वो सोचता है चलो लोन को जो है ना हम चुका देते हैं, लोन को चुका देते हैं। अच्छा, एक और मैं पूछता हूं, ये मेरे पास 4 ऑप्शन है कि मैं स्मार्टफोन खरीद लूं, या वीकेंड पे ट्रिप पे चला जाऊं, सेविंग में डाल दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं एसआईपी में, या फिर अपना जो लोन है, क्रेडिट कार्ड बैलेंस है, इसको मैं चुकता कर दूं। अगर ये चारों ही चीजें हम मेरे सामने ऑप्शन है, मतलब मेरे पास क्रेडिट कार्ड का लोन भी चल रहा है या कोई दूसरा लोन भी चल रहा है जो 1 लाख रुपए में या तो कम हो सकता है या खत्म हो सकता है, तो मैं क्या करना चाहूंगा? कोई मुझे आप में से कोई एक कौन बताएगा? हाँ, मैं बताऊंगा इसका जवाब। हाँ बताओ। सी है, ये एसआईपी करना चाहूंगा। अगर आपके पास लोन पहले से चल रहा है और आपके पास क्रेडिट कार्ड का किसी का लोन चल रहा है, तब क्या करना चाहोगे? एसआईपी करना चाहूंगा उसमें भी। चलो ठीक है। इरम आप हैं? जी यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप बताइए मैडम, आप क्या करना चाहेंगे? मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं या तो मैं एफडी या म्यूचुअल फंड में मैं इसको इंक्रीज करना चाहूंगी, इस 1 लाख रुपए को, मतलब इंक्रीज हो क्या जाए करना किसी तरह से, इंक्रीमेंट इंक्रीज हो दोबारा से जाए, या तो बताइए। एफडी के थ्रू सर, या तो एफडी के थ्रू इंक्रीज हो जाए, 1 लाख का ज्यादा मिल जाए मुझे, या म्यूचुअल फंड में। नहीं, मैंने एक ऑप्शन और भी दिया है। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्जा भी है, आपके पास कोई और लोन चल रहा है, तो आप सब पहले लोन चुकाना चाहेंगे या एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सर मैं लोन चुकाना चाहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में चीजें चलती किस तरह से हैं। देखो, करने को हमारे पास सारे ऑप्शन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा पैसा है, हमारी लाइफ है, कोई किसी का कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि हमें यही करना पड़ेगा। लेकिन समझदारी इसी में है कि अगर मेरे ऊपर कोई इस तरह का लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का लोन, पता है 36-37% तक जाता है, 40% तक जाता है, या कोई लोन ले रखा है मैंने, कोई होम लोन ले रखा है। ही बेहतर होगा। हेलो जी सर, पूजा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा, कुछ कह रही जी थी सर, आप? पहले लोन चुकाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जी सर मैं बोल रही सर, लोन चुकाना ही सबसे पहले ठीक रहेगा, क्योंकि एक तरीके का कर्ज है, ये बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोन जो है ना दीमक की तरह होता है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी खा जाता है, हमारी सेविंग को भी खा जाता है। तो सबसे पहले हमें लोन चुकाना चाहिए। मेरी स्लाइड दिख रही है पूजा? यस सर, क्लियर है। गुड। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन एसेट। हमने बात की एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब एसेट्स क्या हैं, इस पे हम जरा गौर करते हैं। स्टॉक्स, ओनरशिप इन अ कंपनी ग्रोज एंड मे पे डिविडेंड्स। जब हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, यानी कि शेयर बाजार में जाके एक शेयर खरीदते हैं, तो पता है क्या होता है? शेयर का मतलब ही होता है पार्टनरशिप। हम उस कंपनी में जितने का वैल्यू का हम शेयर लेते हैं, उतने वैल्यू की हमारी उस कंपनी में पार्टनरशिप हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 1% के शेयर खरीद लिए, तो किसी भी कंपनी में मेरी 1% की हिस्सेदारी हो गई।
ये स्टॉक मार्केट का फंडा चलता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, उसके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी। जब उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो मेरे पास जो शेयर है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये हमारी एसेट्स होते हैं कि हमने किसी स्टॉक मार्केट में, किसी कंपनी में, अच्छी कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, हमने अपनी पार्टनरशिप ले रखी है, वहां से शेयर ले रखा है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी एडवाइस लेके और आप स्टॉक मार्केट में चले जाओगे और लगा दोगे। स्टॉक मार्केट में जाने के बाद भी बहुत से लोगों को बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। तो ये एक बहुत समझदारी का निर्णय लेना पड़ता है, सोच समझ के ही कोई कदम उठाया जाता है। बिना एक्सपर्ट की राय लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। और ज़्यादा ज्ञान जो है ना, यूट्यूब से भी नहीं लेना चाहिए। यूट्यूब पे भी तरह तरह के ज्ञान है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई रिलायबल सोर्स है, वहीं से आपको इस तरह की चीज़ों का ज्ञान लेना चाहिए। पहला एसेट हो गया हमारा स्टॉक्स, जिसे हम कहते हैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। हमने कोई SIP ले ली या हमने लमसम उसमें डाल दिया। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम किसी और सेशन में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने SIP ले लिया। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ओवर द टाइम इसका रिस्क कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क होता है। यहाँ तक कि बैंक FD में भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बैंक FD अगर आप 1 करोड़ की भी 4 करोड़ की भी चला रहे हो और बैंक डूब जाता है, तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का आप रिकवर कर सकते हो। ये हमारे समाज में या इंडिया के में बात करें तो 1% लोगों को भी नहीं पता ये बात, कि अगर कितना भी वैल्यू का आपका पैसा रखा हुआ है बैंक में, अगर बैंक डूब गया, बैंक को नुकसान हो गया, तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए तक का रिकवर कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो गया हमारा एसेट में। उसके बाद रेंटल प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने बना ली जिसका आपको रेंट हर महीने आ रहा है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी भी आपकी एसेट है। बिजनेस ओनरशिप, अर्न इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग द आवर्स। कोई पार्टनरशिप आपकी फर्म चल रही है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस ओनर हैं आप, उसमें भी जो भी बिजनेस कमाएगा वो आपको बेनिफिट है, वो आपका एसेट है। इनकम जनरेटिंग स्किल, कोई आपने स्किल सीख ली, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटिंग सीख गए और आप लोगों के वीडियो एडिट कर रहे हैं, पैसा उससे अर्न हो रहा है, वो भी आपकी एसेट्स है। या आप यूट्यूबर बन गए, वहाँ से पैसा आपको आ रहा है, महीने पे मंथली अमाउंट आ जाता है, मोनेटाइजेशन का चैनल हो गया आपका, तो वो भी आपके लिए एसेट है। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या है? देखो, सबसे पहले लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड डेबिट। क्यों? 36 से 42% जाता है इंटरेस्ट इसका। द मोस्ट एक्सपेंसिव मनी यू कैन बोरो। कभी कुछ लोग कहते हैं ना, आज के ज़माने में ना कर्जा लेना बड़ा आसान हो गया है। रोज़ाना कॉल आएंगे आपके पास, आप ये ले लो, आप वो ले लो, अरे मैडम आपका ये निकल आया है, क्रेडिट कार्ड में आपका नंबर निकल आया है, आप 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो, आप एलिजिबल हो लोन के लिए। इस तरह के बहुत से कॉल्स हम लोगों को सभी को आते हैं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी 39,000 की लिमिट है। आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले मैंने शुरू किया होगा। आज भी 39,000 ही लिमिट है उसकी। मेरे पास बड़े ऑफर आते हैं, 10 लाख रुपए तक का सर कर लो, 20 लाख रुपए तक का कर लो। क्यों करना है भाई? नहीं करना है उसको। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है ना, कम से कम रखी जाए। क्रेडिट कार्ड तो कभी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने की चीज़ होती है, ना कि वो हर चीज़ को उसी से खरीदना है। तो क्रेडिट कार्ड और से जो है ना बचना चाहिए। पर्सनल लोन, कुछ लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं कि हाँ आपको कुछ भी नहीं देना है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं देना, ये है वो, लो 50,000 तक का लोन ले लो, या 40,000 या 50,000 या 1 लाख या 2 लाख 5 लाख, इस तरह का लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। खासतौर से गरीब तबका इसका बहुत ज़्यादा शिकार होता है, इसलिए ये डिस्कशन में आना चाहिए। बच्चे नहीं समझते, आज के हर चीज़ को EMI पे उठा लाते हैं। फ़ोन गए EMI, कुछ भी घर का खरीदा, फ्रिज खरीदा, AC खरीदा, सब EMI। ये EMI का जो जाल है ना, वो ट्रैप है। ये ट्रैप ही सूद है दरअसल। ये सूद का जिक्र कुरान शरीफ में हुआ है ना, वो यही ट्रैप है। इस ट्रैप में फंस जाता है आदमी, ये जो लोन के जंजाल में फंस जाता है। यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगता है, तो पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए। कार लोन, कुछ लोग बड़े शौक में 10% डाउन पेमेंट दे के और कार खरीद लेते हैं लोन पे, और समझते हैं कि हाँ हमारा तो समाज में अब नाम हो गया, कार लेके आ गए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, जो EMI जा रही है हर महीने, वो आपका प्रॉफिट खा रही है, वो आपका इन्वेस्टमेंट खा रही है, वो आपकी सेविंग को उड़ा रही है। तो कार लोन से भी बचना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर कार
लोन पे लेनी ही पड़े, कोई मजबूरी है, तो फॉर एग्जांपल 15 लाख की कार है तो 10 लाख रुपए आपके पास डाउन पेमेंट जरूर होना चाहिए। 5 लाख रुपए आप चलो कार लोन से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें आगे देखना है। फिर लाइफ स्टाइल परचेजेज, जैसे मैंने बताया हर चीज़ को जो है यहीं पे ले लिया हमने, मोबाइल को ले लिया, फिर अनाप शनाप शॉपिंग कर ली, ये सारी की सारी जो है ना वो लाइबिलिटीज में आती है। लाइबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें हम तो एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एवरी मंथ वेयर यू यूज इट और नॉट, ऐसी चीज़ें जो आपके पैसे को हर महीने कम कर रही हैं, हर महीने कम कर रही हैं, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सारी की सारी लाइबिलिटी कहलाती है। एसेट वर्सेस लायबिलिटी, द साइड बाय साइड इसमें कंपैरिजन करते हैं। व्हाट वी कंपेयर, इनकम जनरेशन, एसेट्स क्रिएट इनकम, रेंट, डिविडेंड, रिटर्न, ये हम सब एसेट हैं। क्रिएट आउटफ्लो, ईएमआईज, इंटरेस्ट, फीस, ये सब की सब लायबिलिटी हैं। वेल्थ क्रिएशन में एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी को देखते हैं। नेट वर्थ राइजेज ओवर टाइम, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आज उसकी वैल्यू 1000 रुपया है, लेकिन अगली साल उसकी वैल्यू 1100 रुपया हो गया, तो आपका जो 100 रुपया बढ़ा तो वो एसेट्स में आपका 100 रुपीज बढ़ गया। इसी तरह से अगर आपने कोई ईएमआई दिया हुआ है तो 1000 रुपये तो आप ईएमआई के दिए आपने और 100 रुपया आपने इंटरेस्ट का दिया, तो ये 100 रुपया जो है ना वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन गया, ये लायबिलिटी हो गया। वैल्यू ओवर टाइम, टेंड टू अप्रिशिएट और कंपाउंड, टाइम के साथ ये एसेट्स जो है ना वो बढ़ते हैं और टाइम के साथ लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, जो लायबिलिटी वाली एसेट्स होती हैं उसकी वैल्यू कम होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, एसेट्स जो है फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है और ये लायबिलिटी जो है ना वो आपकी आने वाली सैलरी भी खा जाती है, आने वाले जो आप कमाने वाले हो वो भी आपकी ख़त्म कर देती है। तो इसलिए एसेट्स को बनाना चाहिए और लायबिलिटी से बचना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक किसी को घर खरीदना है, आपने घर खरीदा, आपने इसको रेंट पे दे दिया और जो रेंट पे आपने दिया उतनी ही ईएमआई आपकी बैंक से चल रही है मान लो, तब तो ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और जो आप रेंट ले रहे हैं उसी का ईएमआई जा रहा है, तो आपकी पॉकेट से कुछ जा भी नहीं रहा है और आप दे भी कुछ नहीं रहे हो, लेकिन ओवर द टाइम आपकी जो एसेट है, जो आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है, फ्लैट खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है। अब इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं, किसी ने घर खरीदा, कम पैसा था, सारा का सारा ईएमआई पे उसने ले लिया, बैंक ने लोन तो दे दिया उसको, लेकिन अब उसकी जो सैलरी है या उसकी सेविंग्स है वो सारी की सारी ईएमआई में चली जा रही है। अब ये बंदा परेशान बैठा हुआ है, तो ये जो हाउस इसने खरीदा है ना, ये इसके ऊपर लायबिलिटी बन गया, ये इसकी एसेट्स नहीं है, ये इसको एसेट ना समझे। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। कार का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कार आपको कमा के दे रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदी और किसी ड्राइवर को दे दिया और वो ड्राइवर उसमें कमा के दे रहा है आपको, आपकी कार जो है यूज हो रही है, आप कमा रहे हो उससे, तो वो आपके लिए एसेट बन गई। और या फिर आपकी हाई पेइंग जॉब है, बहुत ज़्यादा बढ़िया जॉब कर रहे हो आप, आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, आपने उसको यूज़ करने के लिए कि भाई मैं आराम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा, आराम से वापस आ जाऊंगा, आपने कार खरीद ली, वो भी आपके लिए एसेट है। लायबिलिटी वो कब बनती है, आपने 7 साल के लोन पे एक कार खरीद ली जिसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है और ईएमआई में जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ रहा है, और इसका जो व्हीकल लोन है इसका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा होता है, तो यही कार आपके लिए लायबिलिटी बन गई। स्मार्टफोन की बात करते हैं। अब कोई फ्रीलांसर है, कोई यूट्यूबर है, अब उसको ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं आईफोन के बिना उसका काम नहीं चलेगा, या कोई दूसरा जो कॉस्टली फ़ोन है उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। अब वो उससे वीडियो शूट करता है, अपना यूट्यूब पे डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है और उससे उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो उसको प्रॉफिट काम उससे आता है, तो वो उसके लिए एसेट बन गया। अब कोई घरेलू महिला है, कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ रील देखने के लिए ही आईफोन खरीद लें या महंगा फ़ोन खरीद लें, तो ये उनके लिए लायबिलिटी बन गई और उन्होंने लिया भी ईएमआई पे है, तो ईएमआई का भी इंटरेस्ट जा रहा है। तो ये इस ट्रैप से बचना चाहिए। स्मार्टफोन आपके लिए एसेट भी हो सकता है और आपके लिए लायबिलिटी भी हो सकता है।
वाई मैनी पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हमेशा परेशान रहते हैं, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। क्या रीजन है? कमाते हैं, ऐसी बात नहीं, कमाते नहीं है, लेकिन गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। हमने समाज में देखा है, बहुत से लोगों को देखा है ऐसा। ऐसा क्यों होता है? इस पे एक डिस्कशन करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, इस पे एक डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कौन बताएगा मुझे? योगिता आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। अगर वो मेहनत करेंगे लाइफ में तब सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर हम घर में बैठे रहे या फिर हाथ में हाथ रख के बैठ के सोचते रहे बस अच्छा टाइम आएगा अच्छा टाइम आएगा, तो ऐसे अच्छा टाइम नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, मैं किसी और से पूछता हूँ। कौन बताएगा? आयशा आप अनम्यूट करिए अपने को, आयशा आजम के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप तो कुछ बता ही नहीं रही हैं, आप बताइए। आप कर नहीं पा रही हैं क्या अनम्यूट अपने आप को? चलो जीशान से पूछते हैं। जीशान आप बताओ। हाँ सर, हम लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम बताओ, आवाज तुम्हारी चली गई। ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं सर। ओके फ्यूचर का सोच नहीं पाते हैं ठीक से कि ओके क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, गुड अपनी डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं सर। गुड गुड। ठीक है, गुलजार आप बताओ, लोग लाइफ में गरीब क्यों रह जाते हैं? लोग लाइफ में गरीब इसलिए रह जाते हैं सर कि आज मुझे मिली 1 लाख रुपए और मैंने बड़े बड़े शोरूम में गया मैं और फैमिली के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, इंडिया गेट चला गया। कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर की, जो है खत्म कर लो आज ही, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। तो इसलिए गरीब रह जाते हैं। मौका तो मिलता है उनको, लेकिन ब्रांडेड चीजें पहन ली उन्होंने, कोई प्लानिंग नहीं है, तो मुझे लगता है इसलिए गरीब रह जाते हैं। ओके, वेरी गुड। दोबारा से अपनी स्लाइड पे आते हैं। देखो, बड़े अच्छी बात कही योगिता ने, कहा कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठ रहे रह के और कामयाब होना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। गुलजार ने कहा कि लोग इम्पल्स बाइंग करते हैं कि भाई बिना सोचे समझे जो चाहा वो खरीद लिया। बिल्कुल सही। लोग गरीब रह जाते हैं, बिल्कुल सेम अर्निंग होती है बहुत से लोगों की। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि 2 लोग हैं, दोनों की अर्निंग सेम है, एक्सपेंस भी करीब करीब सेम है, लाइफ स्टाइल भी सेम है, फ्लैट भी एक जैसे ही हैं, बच्चे भी एक जैसे ही हैं, लेकिन एक इंसान उसमें से कामयाब हो जाता है और दूसरा गरीब रह जाता है। यानी कि अर्निंग से इसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। अर्निंग किसी की ज़्यादा हो सकती है फिर भी वो गरीब रह सकता है लाइफ में, अर्निंग किसी की कम हो सकती है और फिर भी वो आखिर में जाके अमीर बन सकता है। अमीर नहीं बनेगा तो कम से कम इतना तो बन ही जाएगा कि अपनी फैमिली को आराम से पाल पोस ले, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है। तो वो उसके ये 4 रीजन होते हैं। जो जिंदगी भर आदमी पैसे के लिए स्ट्रगल करता है ना, संघर्ष करता रहता है कि यार पैसा नहीं है पैसा नहीं है, उसके 4 रीजन होते हैं। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते हम। सैलरी अप 10,000, स्पेंडिंग गोज अप 12,000, नथिंग इज लेफ्ट टू इन्वेस्ट। 5,000 रुपये सैलरी बढ़ी, 6,000 रुपये खर्चा बढ़ा लिया, या 10,000 रुपये सैलरी बढ़ी, 12,000 का खर्चा बढ़ा लिया। इसका बहुत ध्यान रखना, जब 10,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ी है और आप 12,000 का खर्चा बढ़ा लोगे तो बचेगा ही नहीं कुछ आपको जो इन्वेस्ट करोगे आगे। इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स बाइंग कहते हैं उन खरीदारियों के जो कि खाम खामे की जाती हैं। और इसमें जो शोरूम के ऑनर हैं या जो बिजनेसमैन हैं, जो खास तौर से जो लाइफ स्टाइल की चीज़ों में डील करते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। वो आपको ऑफर देते हैं, वो कहते हैं मैडम
ये ले लो, एक इसके साथ ये फ्री, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। अब आप ऐसी चीज़ें भी खरीद लाते हो जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप गए थे 2 टी-शर्ट लेने, खरीद लाए 5 टी-शर्ट। आप गए थे 1 शूज लेने, खरीद लाए 5 पेयर्स। इस तरह से आप करने लगते हो। कभी कभी तो ऐसी चीज़ें खरीद लेते हो कि बस ला के रख देते हो घर में और उनका कभी यूज भी नहीं होता है। तो इस तरह की वो बाइंग करते हैं। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, पहला। बिना जरूरी चीज़ों को खरीद लेते हैं, सोच समझ के नहीं खरीदते। ब्रांड में चले जाते हैं कि हमें तो ब्रांड का ही पहनना है। उनकी चाहे हैसियत उतनी है या नहीं है, लेकिन वो ब्रांड का पहनना चाहते हैं। तो दूसरा रीज़न हो गया। पहला रीज़न ये है कि लाइफ स्टाइल का इन्फ्लेशन है, सैलरी बढ़ी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया। दूसरा है खाम-खाम की चीज़ें खरीदी। और तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ट्रैप्स। वो डेट ट्रैप्स मैंने आपको बता दिया कि फ्रीज, अरे सर डोंट वरी, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप 5,000 रुपये तो फ्रीज लेके जाओ। आपको एसी चाहिए, नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप 10,000 रुपये तो एसी लेके जाओ। सर आपको स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है सर लेके जाओ, आप सिर्फ मेरे को 5,000 दो और ये भी लेके जाओ। इस तरह की जो ये चलता रहता है ना, ये सब ट्रैप है, ये डेट ट्रैप कहते हैं इसको। इसमें लोग फंसे रहते हैं, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। और चौथा बट बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं होती। पैसा ले भी लिया तो सेविंग में पड़ा हुआ है, पैसा कमा भी लिया और सोच रहे हैं कि यार बचा लेते हैं और सारा पैसा उनके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। अब यहाँ पे क्या उनके साथ में गेम चलता है। अब सेविंग के अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उनको, वो मिलता है 3 से 4%। और जो इन्फ्लेशन है, मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन ही 5 से 6 के बीच में रहता है इंडिया में। अगर हम मेडिकल का इन्फ्लेशन तो और भी 12-15% है। बाकी जो लाइफ स्टाइल की चीज़ें उनका 15 से 20% इन्फ्लेशन रहता है। अब इसका 4% मान लो इसको मिल रहा है, 7% के आसपास इसका इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी कि जो चीज़ आज 100 रुपये में आने वाली है, अगली साल वो 106, 107, 110 में मिलने वाली है। तो ये कहाँ से ही कहता है अरे यार मैंने इतना कमाया और इतना बचाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए भी ये गरीब के करीब रह जाती हैं। 4 रीज़न है मेन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है, सैलरी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, खाम-खाम की खरीदारी करते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके ट्रैप में फंसे रहते हैं, ईएमआई के ट्रैप में फंसे रहते हैं। और चौथा जो है वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये 4 कारणों की वजह से फैमिली जो है वो ज़िंदगी भर संघर्ष करती रहती है, पैसे की हमेशा उनको शॉर्टेज रहती है। स्मार्ट स्पेंडिंग, द नीड वर्सेस वांट। आपको अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आपको रेंट देना है, ये आपकी नीड है, ये आपकी ज़रूरत है। आपको खाने के लिए पैसा चाहिए, राशन आपको चाहिए महीने का, ये भी आपकी ज़रूरत है। आपको मेडिसिन चाहिए अगर आप बीमार रह रहे हो, ये भी आपकी ज़रूरत है। ऑफिस के लिए आना जाना है आपको, इसमें कन्वेंस लगेगा, ये भी आपकी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत आपकी अभी की अभी है, मतलब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप इसमें टाल दो। एक सेकेंड, क्लास रिकॉर्डिंग पे भी लगा देना। हाँ, तो रेंट हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, ट्रैवल टू वर्क है, ये आपकी नीड और ये आपको अभी चाहिए। आगे इंश्योरेंस है, आपने कोई इंश्योरेंस लेना, लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, या अपनी स्किल को अप स्किल करना है, मतलब कोई कोर्स ज्वाइन करना है जहाँ पैसा चाहिए आपको, या कोई प्लान अप्लायंसेस लेनी है कि भाई हमें एक एसी लेनी है, हम 3 महीने सेविंग करेंगे उसके बाद एसी ले लेंगे। तो ये नीड तो है आपकी, लेकिन ये आप टाल सकते हो, बात के लिए कर सकते हो। कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जिन्हें आप टाल नहीं सकते, जैसे खाना आपको खाना ही है, आपको अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट देना ही है, अगर बीमार हो तो मेडिसिन आपको लेनी है, ऑफिस जा रहे हो तो आपको ट्रैवल पे खर्च करना ही है। ये आपकी अभी की नीड है। आगे की नीड में आपका इंश्योरेंस हो सकता है, कोई स्किल डेवलप करना, उसमें पैसा जो खर्च होगा वो हो सकता है, और कोई अप्लायंसेज आप खरीदना चाह रहे हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन,
वो हो सकता है, वो जरूरत हो सकती है आपकी, लेकिन उसे थोड़ा सा टाल सकते हो। आस्क दीज 4 क्वेश्चन बिफोर यू पे। जब भी आप खर्चा करने की सोचो तो ये 4 सवाल अपने आप से पूछ लो। पहला, डू आई नीड दिस और डू आई जस्ट वांट इट राइट नाउ? क्या इसकी मुझे जरूरत है, या फिर मुझे अभी जरूरत है इसकी, या मैं इसको थोड़ा सा डिले कर सकता हूं? पहला, विल दिस स्टिल मैटर टू मी इन 30 डेज? उसके बाद आपको कोई भी आपकी इच्छा जाग रही है, कुछ भी करने की इच्छा जाग रही है आपकी, तो आप उसको 30 दिन की लिस्ट में डाल दो कि यार फॉर एग्जाम्पल घर में जो है ना यार रिनोवेशन कराना है, अब टाइल्स अच्छे नहीं लग रहे, दीवार पे पेंट बहुत खराब हो गया। आप सोचो उसके बारे में, क्या अभी कराने से फायदा होगा? क्या अभी कराना जरूरी है इसका? कोई ऐसा त्यौहार भी नहीं आ रहा है, कोई गेस्ट भी नहीं आने वाला है, क्या मैं इसको 1 महीने के लिए टाल सकता हूँ या टाल सकती हूँ? पहला सोचो। 30 दिन के बाद फिर से सोचो, क्या यार अभी भी करने लायक है ये चीज, या इसको और आगे टाल सकते हैं? तीसरा है, एम आई पेइंग विद मनी आई ऑलरेडी हैव? क्या इस काम के लिए मेरे पास पैसा है, या मुझे लोन लेके करना पड़ेगा ये काम? चौथा, आप सोचो, क्या ये खर्चा करने से मैं एसेट बनाऊंगा या अपने ऊपर लायबिलिटी रखूंगा? और कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है ना कि यार मुझे फटाफट खरीद लेना चाहिए, मुझे आईफोन ले लेना चाहिए, मैं जो हूँ अब रह नहीं सकता यार, मेरे को ट्रैवल पे जाना ही है फैमिली के साथ में, मुझे खर्चा करना ही है यार, मुझे ब्रांड के कपड़े खरीदने ही है। मैं कहता हूँ खरीदो, लेकिन एक एटलीस्ट 24 घंटे उसके बारे में सोच लो। ऑल ऑफ सडन डिसीजन मत लो कि अभी दिमाग में आया यार अभी जाके खरीद लेता हूँ, नहीं, थोड़ा सोचो उसके बारे में, क्या ये जरूरी है, क्या इससे हमारी एसेट बनेगी, क्या इससे हमारी लायबिलिटी बनेगी? जो कुछ भी आपको लगता है उसके बाद आप डिसीजन लो कि नहीं यार इसको लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग की। ये जिससे आपकी वेल्थ जो है ना, जो आपका पैसा है वो ग्रो करता है। ये 5 तरह की हैबिट्स को जो है ना अपने अंदर पैदा कर लो। ये 5 हैबिट जिसके अंदर पैदा हो जाएंगी, वो कभी भी पैसे के लिए मोहताज नहीं रहेगा, उसके पास हमेशा मनी होगी। पे योर सेल्फ फर्स्ट, मूव सेविंग आउट ऑन सैलरी डे बिफोर स्पेंडिंग, नॉट आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम आपकी टोटल अर्निंग 20,000 है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ सैलरी मिलती है, कुछ इंसेंटिव मिल जाता है, तो 20-25 हज़ार हो गया। किसी का ऐसे, किसी की सैलरी 20,000 ही मान के चलते हैं। चलो, रूल कहता है 50-30-20, यानी कि 50% नीड पे खर्च करना है, 30% अपने वॉन्ट्स पे खर्च करना है, अपनी इच्छाओं पे खर्च करना है, और 20% सेविंग करनी है। तो 20,000 अगर सैलरी हमारी आ रही तो उसका 20% हुआ 4,000। सबसे पहले 4,000 उस अकाउंट से जो आपका दूसरा अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर लो, या ऑटो ट्रांसफर लगा लो कि मेरे को 4,000 रुपये तो बचाना ही बचाना है। अगर मेरी सैलरी 20,000 है, मुझे हर हालत में 4,000 रुपये बचाना पड़ेंगे, और कोई मेरे पास चारा नहीं है। तो 4,000 आपके दूसरे अकाउंट में चले गए। जैसे दूसरा मैंने बताया, सिंपली अपने बजट को सिंपल रखो। 50% जरूरत पे, 30% बॉन्ड्स पे, इच्छाओं पे, और 20% की सेविंग कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अगर आपकी नीड 50% में पूरी नहीं हो रही तो नीड पहले पूरी करनी है, तो 30% जो बॉन्ड्स पे खर्च करना चाह रहे हो, इच्छाओं पे खर्च करना चाह रहे हो, वो उस 50% में डाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीड का पैसा आप बॉन्ड्स में डाल दोगे। जरूरत सबसे पहले, जरूरत, उसके बाद सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं कि इस महीने डाल दिया अगले महीने भूल गए। कंसिस्टेंटली हर महीने, अगर EMI हर महीने की है, वो SIP आपने हर महीने कर रखी म्यूचुअल फंड में, तो वो हर महीने जाना चाहिए, उसमें कोई भी गिरावट नहीं होना चाहिए। तो एक तीसरी हैबिट ये कि इन्वेस्टमेंट करो, रेगुलर करो, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। न्यू स्किल्स रेज योर इनकम सीलिंग परमानेंटली। अब आपने कोई स्किल सीख ली, आपने मान लो एक स्किल है वीडियो एडिटिंग, यही सीख लिया आपने, आप फ्री टाइम में या संडे को आप कर रहे हो एडिटिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से कुछ अर्निंग कर रहे हो। ये आपने कोई हैबिट इस तरह की डेवलप कर ली। बिल्ड इनकम स्ट्रीम्स, फ्रीलांस, डिविडेंड, रेंट,
नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स। अब आपने कोई फ्लैट खरीद लिया है अपना, उसका रेंट आ रहा है, तो ये हैबिट आपने बना ली, मतलब पहले इन्वेस्ट कर लिया है आपने, उसका रेंट आ रहा है आपको, या कहीं और से आपकी अर्निंग आ रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। वाई सेविंग कम्स फर्स्ट। सबसे पहले सेविंग क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है। ए क्वेश्चन मीन्स अ बैड मंथ डज नॉट बिकम ए बैड ईयर। अब सबसे पहले तो जैसे हम डिस्कशन करते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए हर फैमिली के पास। इमरजेंसी फंड क्या है? 3 से 6 महीने की आपकी मंथली सैलरी, मंथली खर्चा मान लो। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 20,000 रुपया है और आप 50% आप खर्च करते हो बॉन्ड्स के ऊपर। 50% को आपको नीड्स चाहिए और 30% आप बॉन्ड्स पे खर्च कर रहे हो, 20% आप सेविंग कर रहे हो, राइट। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास कुछ भी नहीं है। अब 20,000 का 50% 10,000 हुआ, तो कम से कम 30,000 रुपया, मैक्सिमम 60,000 रुपया, पकड़ के चलो 50,000 रुपया। अगर 20,000 रुपया कमा रहे हो तो 50,000 रुपया आपका एक अलग से सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। इसको कभी टच नहीं करना होता है, या तो उसको सेविंग अकाउंट में रखो या उसको लिक्विड फंड में रखते हैं। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का फंड होता है, वो सेविंग अकाउंट की तरह होता है, उसमें एक क्लिक करो और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो या तो आप ये 50,000 रुपये अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो उस अकाउंट में रखो, या फिर आप उसको लिक्विड अकाउंट में रखो। इसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये ऐसा पैसा होता है जो इमरजेंसी में काम आता है, और इसको टच भी नहीं करते, और ऐसे अकाउंट में रखते हैं इसको जो आपके जो है ना पेटीएम या उस पर लिंक नहीं होता है वो। तो सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दे सकते हो। इससे क्या होता है, आपको पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि यार कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, मैं उसमें से यूज़ कर लूँगा। अदरवाइज फिर आपको लोन लेना पड़ेगा या दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन किसी भी सेल्फ रेस्पेक्टिव फैमिली के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए इमरजेंसी फंड हर फैमिली के पास जरूर होना चाहिए। सेविंग वर्सेज इन्वेस्टिंग, पर्पस क्या होता है सेविंग का? प्रोटेक्ट मनी यू विल नीड सून। सेविंग अकाउंट में ऐसा पैसा रखा जाता है जिसकी आपको अचानक से जरूरत पड़ जाती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे इमरजेंसी फंड मैंने बोला। इन्वेस्टिंग ग्रो मनी यू विल नॉट नीड फॉर ईयर्स। इन्वेस्टमेंट उस मनी को किया जाता है जो आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप जरूरत आपको अभी है और आप कह रहे हो कि नहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मैं, तो उसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो टाइम हॉरिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो इमीडिएटली आपको एक्सपेंस करना है, इमीडिएटली आपकी ज़रूरत है, वो तो सेविंग अकाउंट में ही रहनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट वो करना चाहिए जो आपका वहाँ से बचा हुआ पैसा है। रिस्क, सेविंग अकाउंट में कोई रिस्क नहीं होता, वेरी लो रिस्क होता है, अमाउंट सेफ ही रहता है जनरली। इन्वेस्टमेंट जब भी करते हो, जहाँ भी करते हो, वो थोड़ा बहुत रिस्क वहाँ आने लगता है। मॉडरेट रिस्क है, शॉर्ट टर्म में जो है ना आप कर रहे हो तो थोड़ा कम रिस्क है। लॉन्ग रन में कर रहे हो किसी भी उसमें तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर का उसमें देखने पड़ते हैं हम लोगों को, वो हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, वो बड़ा चैप्टर है। सेविंग में एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ तो 7% लिखा है, गलत लिखा है, इसमें 3 से 4% से ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप SIP वगैरह में लगा रहे हो तो होने को तो 15-20% भी होता है। मेरे पास कुछ SIP चल रही है, उसका मैं देख रहा था 36% भी है, किसी का 40% भी है, लेकिन हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 10 से 12% हमें मिल जाता है लॉन्ग रन में, और 12% ही 13% भी मिल गया तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है धीरे धीरे। टाइम हॉरिजन 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है या 5 साल से पहले का है, तो ये भी हमें समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। वाई इन्वेस्टिंग इज इसेंशियल, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी क्यों है? इन्फ्लेशन नेवर स्लीप्स। हम लोग जिस तरह से सो भी जाते हैं, लेकिन जो महंगाई है ना वो कभी सोती नहीं है, वो हम लगातार बढ़ रही है, अभी भी 5 से 6% है, आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी। परचेजिंग पावर, हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है। आज 1 लाख रुपया है हमारे पास, अगली साल जो है वो 90,000 ही रह जाएगा, क्योंकि 10% तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा करीब करीब। लॉन्ग टर्म वेल्थ, इन्वेस्टमेंट करने से हमारी फ्यूचर में जो है ना हमारी जो वेल्थ है, जो हमारी एसेट्स हैं वो ग्रो करती हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
अब हम एक कंपाउंडिंग की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। एक फैमिली है जो सिर्फ 5,000 रुपये बचा पाती है और 5,000 रुपये वो इन्वेस्टमेंट कर देती है। कितने सालों के लिए? SIP कर देती है 5,000 रुपये महीना की। एवरी मंथ 5,000 रुपये महीना उनके अकाउंट से जा रहा है। 20 साल के लिए SIP करते हैं। 12% ही मान के चलते हैं। 50 लाख रुपया उनका 5,000 रुपये कमा के दे सकता है। 5,000 रुपये उन्होंने काम पे लगाया और 20 साल के बाद उनके अकाउंट में 50 लाख रुपये आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये दिखने में तो 5,000 रुपये लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 50 लाख है जब उनको जरूरत पड़ेगी उसकी। द वेल्थ क्रिएशन रोड मैप। इनकम व्हाट यू अर्न। इनकम वो है जो आप कमाते हो। सेविंग व्हाट यू कीप, जो आप रखते हो अकाउंट में उसको सेविंग कहते हैं। आप जो काम पे लगा देते हो अपना पैसा, जिस तरह से आप काम करते हो आपका पैसा भी काम करता है। अपने पैसे को आपने काम पे लगाया यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर कंपाउंडिंग किसे कहते हैं कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल जाता है। आज 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, अगली साल मान लो 110 रुपये हो गया, तो 110 रुपये पे फिर वो 10% या 12% या 15% जो भी इंक्रीज करेगा वो उस पर लगेगा, तो कंपाउंडिंग हो गया। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास फ्रीडम हो गया, आप अपनी लाइफ को बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। तो पहले इनकम होनी चाहिए, फिर उसको सेविंग करो, सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग करेगी और फिर आपको फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। एवरी स्टेज इज ए हैबिट नॉट ए विंडफॉल, मिस वन स्टेज एंड चेन ब्रेक। इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस कर दोगे तो आपकी चेन ब्रेक हो जाएगी और आपके जो गोल हैं, फ्यूचर गोल हैं जो आपने बना रखे हैं कि बच्चे की शादी करूँगा, बेटी की शादी करनी है, या उसका एजुकेशन, मुझे अच्छी एजुकेशन दिलानी है, हायर एजुकेशन दिलानी है, 12th पास करेगा तो मेरे पास इतना पैसा चाहिए होगा, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगी या लाऊंगा, तो उसके लिए वो गोल आपका ख़त्म हो जाएगा। इन चारों में से कोई भी चेन टूट जाएगी। इनकम होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें कंपाउंडिंग लगना चाहिए, तभी जाके आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। बिगिनर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, शुरुआत कहाँ से करें इन्वेस्टमेंट करने की? देखो, मैंने आपको जैसे समझाया, जो हैबिट्स होती है ना हमारी, वही हमें गरीब रखती हैं और वही हमें अमीर बनाती हैं। तो आपने सेविंग करना शुरू किया, अब आप सोच रहे हो यार 1,000 रुपये बचे इस महीने, या 500 ही बचे इस महीने, या 100 रुपये ही बचे इस महीने, मैं तो बहुत मिनिमम रकम लेके चलता हूँ। आपने कहा इसका क्या ही हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। 100 रुपया भी अगर आपका महीने पे आप बचा सकते हो और उसको आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसकी SIP शुरू करिए। SIP पता है आपको 100 रुपये से भी शुरू हो जाती है। आप फॉर एग्जाम्पल आपके 2,000 बचे, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये बचे, आप SIP शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप SIP शुरू कर देंगे, लॉन्ग रन में उतना ही इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो कर जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए अर्ली एज से। जितना जल्दी शुरुआत कर दोगे, बुढ़ापा उतना ही बढ़िया से गुजरने वाला है, आपके गोल उतना बढ़िया से कवर होने वाले हैं। तो SIP कर दीजिए। SIP तो बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिन लोगों का म्यूचुअल फंड में SIP नहीं चल रहा है, SIP बिल्कुल कर देना चाहिए। SIP में रिस्क बहुत कम होता है, वो हम समझाएंगे किसी और दिन आपको कि SIP क्यों ज़्यादा बेनिफिशियरी है। इसमें फंड मैनेजर आपका मैनेज करता है फंड्स को, बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं वो। तो अगर कुछ भी नहीं है तो 500 रुपया, 1,000 रुपया जो भी बचता है उससे अपने पहले तो खुद ही शुरू करिए। जितना भी पैसा आपके पास है उसमें SIP शुरू करिए। इंडेक्स फंड जो होता है उसमें बड़ा मतलब काफ़ी रिस्क कम होता है, तो इंडेक्स फंड से शुरू करिए। अगर आपके पास और तो आप PPF खोल सकते हो, प्रोविडेंट फंड होता है। आजकल प्राइवेट लोग भी PPF फंड खोल देते हैं, लेकिन इसमें कुछ लॉकिंग पीरियड होता है। 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते आप। इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ डाल सकते हो पैसा, लेकिन अगर आपको 15 साल तक ज़रूरत नहीं है उसकी तभी डालोगे। फिर नेशनल पेंशन स्कीम के होते हैं जो रिटायरमेंट अकाउंट में बड़ी हेल्प करते हैं। नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम होती है नेशनल पेंशन स्कीम, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, इंडेक्स फंड होता है उसमें लगा सकते हो, PPF में डाल सकते हो। एक EDF होता है जिसमें ऑटो डिटेक्ट हो जाता है रिटायरमेंट के लिए, इसमें लगा सकते हो। NPS भी खरीद सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम की स्कीम होती है। तो ये आप शुरुआत में, मैं रिकमेंड करूँगा शुरुआत में आप SIP से शुरू करो।
500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी SIP लगानी है वो आप शुरू कर सकते हो। हमारी टीम पे परवेज ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो परवेज के साथ बैठ के कोई भी जो है अपना अकाउंट ओपन करा के और SIP लगवा सकता है। आप में से किसी को भी ज़रूरत हो तो परवेज का नंबर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उससे आप करके, क्योंकि SIP लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा उसमें टाइम भी लगता है, और वो पूरी तरीके से गाइड कर देंगे किस तरह से लगता है वो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि SIP शुरू कौन से म्यूचुअल फंड से करना चाहिए, तो वो मैं इनको बता दूंगा, क्योंकि वो देखना पड़ता है कि आपकी टाइम हॉरिजन क्या है, आपको पैसा कब चाहिए, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। तो वो एक टेक्निकल काम है, वो हम कर देंगे। और परवेज जो है, जो लॉजिस्टिक वाला काम है, जो रजिस्ट्रेशन है या कैसे लगाते हैं, वो कर देंगे। तो आप लोग परवेज से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में SIP लगाना चाहता है तो। 5 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स, 5 वित्तीय गलतियां, पैसों से जुड़ी हुई 5 सबसे बड़ी गलतियां। नो, जितना पैसा है सारा इन्वेस्ट कर दिया, इमरजेंसी फंड है ही नहीं फैमिली के पास, तो मैंने आपको जैसे बताया एटलीस्ट 3 महीने का सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। अब इसमें एक पेच आता है, मान लो 5,000 रुपये बच रहे हैं, तो आप 4,000 रुपये इमरजेंसी फंड में डाल दो और 1,000 रुपये के SIP शुरू कर दो। जब आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए, यानी कि 3 महीने की जो ज़रूरत है आपकी, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, आपकी सैलरी 30,000 है, तो 15,000 के हिसाब से 15 से 45, यानी लमसम 50,000 रुपया। अगर आपकी सैलरी अप टू 30,000 है तो 50,000 रुपये एक अलग अकाउंट में डाल दो। उसमें ये मत सोचो इसमें पैसा कम मिल रहा है, वो इसीलिए होता है, वो इमरजेंसी में ही काम आता है, वो रखना ही पड़ता है हमें। तो इमरजेंसी फंड, लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, पहली मिस्टेक। इन्वेस्टमेंट को बहुत डिले कर देते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हमारी खेलने खालने की उम्र है, अभी तो हम 25-30 साल के ही हैं, अभी क्या है। नहीं, 25 साल के हो या 30 साल के हो या 20 साल के हो, अगर अर्निंग कर रहे हो, सेविंग हो रही है आपकी, तो आप SIP जरूर शुरू कर दीजिए, बेशक 1,000 रुपये से ही क्यों ना हो या 500 से ही क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ 100 रुपये से ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत करिए। तो इन्वेस्टमेंट को डिले कर देते हैं लोग, ये दूसरी बड़ी मिस्टेक करते हैं। कैरिंग हाई इंटरेस्ट रेट, जरूरत पड़ती है तो पैसा कर्ज ले लेते हैं, लोन उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड खरीद लेंगे, क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, उस पर फिर EMI पे EMI और EMI पे चीज़ें खरीद लेंगे, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। तो तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो ये वाली करते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशनल बड़े होते हैं, बाइंग टू सेलिब्रेट, टू कॉप और टू कीप अप। किसी पड़ोसी ने अगर ऐसा कर दिया तो हमें जरूर करना है, हमारी किसी देवरानी ने ऐसा कर लिया तो हमें जरूर करना है, हमारी किसी फ्रेंड ने iPhone खरीद लिया तो हमको जरूर खरीदना है, वो ब्रांड है तो हमें, हमारी अर्निंग उतनी है या नहीं, हमारी हैसियत उतनी है या नहीं है, लेकिन हमें करना है वही काम। तो ये चौथी सबसे बड़ी गलती होती है, हम इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। फॉलोइंग ट्रेंड ब्लाइंडली, ट्रेंड को, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ आ गई, हाँ, ये वाला सूट जो है बड़ा ट्रेंडी है, बहुत ट्रेंड, सब लोग खरीद रहे हैं, हमें भी खरीदना है, सब लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं, इसको पहन के पार्टी में जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना है। नहीं, अपनी हैसियत के हिसाब से आपको वहाँ पे रहना चाहिए, रुकना चाहिए। ये 5 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, फैमिलियाँ, इसीलिए वो गरीब की गरीब रह जाती हैं, उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। इमरजेंसी फंड का एक महत्व और भी है, इमरजेंसी फंड नहीं, अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई आपको, आप या तो किसी से उधार मांगोगे तो भी अच्छी बात नहीं है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट क्या कहता है कि उधार मांगते रहो, ये तो गलत बात है, तो वो भी बेकार की चीज़ है। दूसरा, फिर आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, SIP, सबसे पहले SIP रोकोगे, या फिर आपके पास FD पड़ा हुआ है, सबसे पहले FD तोड़ोगे आप, कि और कुछ आ ही नहीं बचा हमारे पास, तो आपका जो गोल है ना, फाइनेंशियल गोल, वो सब चरमरा जाएगा। तो इसलिए इमरजेंसी फंड इज वेरी, सबसे पहले होना चाहिए इमरजेंसी फंड, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट को डिले नहीं करना है, खाम खा के लोन नहीं उठाने हैं, इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करनी है, देखा देखी नहीं करनी है कि उसने ले लिया तो हमें भी लेना है। कोई ट्रेंड बनता है, कोई फैशन बनता है और जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो हमें सोच समझ के ही उसको अडॉप्ट करना है। एक केस स्टडी लेते हैं,
2 लोग हैं, 10 साल का स्पेंडिंग है। पर्सन ए सेव्स अबाउट 5000 अ मंथ टू एक्टिव EMIs कार एंड गैजेट। इस बंदे के पास, एक बंदा है पर्सन ए, ये मिस्टर ए जो हैं वो हर महीने, इनकी सैलरी है 1,20,000 रुपया। ये अच्छी जॉब कर रहे हैं, किसी IT कंपनी में हैं, 1,20,000 रुपये कमाते हैं और उसमें से 5,000 रुपये बचा पाते हैं। इन पे 2 EMI चल रही हैं, एक कार ले रखी है इन्होंने EMI पे, और एक गैजेट है कोई, इनके पास आईफोन ले रखा है इन्होंने EMI पे, फॉर एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट कुछ करते नहीं है ये, इमरजेंसी फंड इनके पास है नहीं। जब भी कभी कुछ लाइफ स्टाइल बढ़ती है, कोई ट्रेंडिंग चीज़ आती है इंटरनेट पे, ये खरीद लेते हैं उसको, बढ़िया से ब्रांडिंग कपड़े खरीद लेते हैं। 10 साल के बाद इनकी जो लाइफ है ना बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन इसके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास है कुछ भी नहीं। जितना खाते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खा जाते हैं, उतना ही खर्च कर जाते हैं। इनके पास 10 साल के बाद भी कुछ भी नहीं है। लाइफ स्टाइल इनकी बहुत अच्छी है, समाज में इनकी बड़ा इज्जत हो गई है कि अरे यार इनके पास सब कुछ है, कार भी है, आईफोन भी बंदा रहता है, और जो ट्रेंडिंग कपड़े हैं वो भी पहनता है। क्या फ़ायदा ऐसे? लेकिन उसके पास ऐश के नाम पे कोई नहीं बचता 10 साल के बाद। 1,20,000 रुपये कमाता है बंदा, लेकिन उसके पास है कुछ भी नहीं। जो भी आता है सब खा कमा के बराबर कर देता है। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे बढ़ा देता है। दूसरा बंदा, ये मिस्टर बी हैं, इनकी सैलरी 70,000 रुपया है, ये भी IT कंपनी में नए लगे हैं, इनकी सैलरी 70,000 रुपये है। ये 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी SIP में। कोई डेबिट कार्ड नहीं है इनके पास। 6 मंथ इमरजेंसी इन्होंने पहले ही अपना इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है 6 महीने का, और जब भी इनका इंक्रीमेंट होता है, जब भी इनकी सैलरी बढ़ती है, जो बढ़ी हुई सैलरी है उसको भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आफ्टर 10 ईयर 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इनका SIP और FD और उन सारी चीज़ों में पड़ा हुआ है। 10 साल के बाद 35 लाख रुपए इनके पास हैं और वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या सबक मिलता है कि सैलरी 1,20,000 है इस बंदे की, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है 10 साल के बाद। इसकी सैलरी 70,000 ही है, लेकिन इसके पास 35 लाख रुपए पड़े हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट है इसका 35 लाख रुपए, वो ग्रो भी कर रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हो ये इम्पोर्टेंट है, और उस बचे हुए पैसे को कहाँ पे लगाते हो ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फैमिली को ग्रो करने के लिए। हाँ, 30 दिन का एक पर्सनल एक्शन प्लान बनाते हैं। पहले हफ्ते में, यानी कि जब मंडे से शुरू हो रहा है या आज से भी कर सकते हैं, जितना भी खर्चा करेंगे हम उसका एक ट्रैक बनाते हैं, 1-1 रुपए का ट्रैक बनाते हैं कि आखिर हमारा जो पैसा है वो जाता कहाँ है, ये हमारे पास पता होना चाहिए। जो लोग एक्सेल में बना सकते हैं एक्सेल में बना लें, और जो लोग अपनी डायरी में बना सकते हैं अपनी डायरी में लिख लें कि ये पहले हफ्ते में हमें ये बनाना है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है। 1-1 पैसे का हिसाब रखना है जो 1 हफ्ते में खर्च करेंगे। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ हो जो लायबिलिटी बन रही हो आपके लिए, उसको रिड्यूस करना है, उसे कम करना है। अगर ये कर लिया हमने, तीसरे हफ्ते में स्टार्ट एन SIP स्टार्ट कर दो, चाहे वो 500 से ही क्यों ना हो, 1000 से ही क्यों ना हो, 2000 से ही क्यों ना हो, 5000 से। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नहीं बच पा रहा है तो कोई भी अमाउंट चलेगा, 500 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 500 रुपये भी आपके लिए बड़े काम के साबित होंगे इस जमाने में। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो इमरजेंसी फंड को भी धीरे धीरे बिल्ड कर लो। एक SIP छोटी शुरू कर लो, और जो बाकी पैसा बचता है वो आप इमरजेंसी फंड में लगा डालो, इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर लो। तो इधर से आपकी SIP भी चालू होगी, उधर से आपको इमरजेंसी फंड के लिए भी आप कोशिश कर रहे हो। तो जो इमरजेंसी फंड आपका 3 महीने का जो मैंने बताया 40-50 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में हो जाए सेपरेट, उसके बाद जो पैसा बचता है वो सारा का सारा आप इन्वेस्ट कर दो। उसी SIP को आप टॉपअप कर सकते हो कभी भी। की टेक अवे, जैसा हमने बताया, एसेट्स पे यू, एसेट्स आपको देके जाती हैं। स्पेंड डिलिबरेटली, खर्चों को सोच समझ के करना चाहिए कि ये हमारी नीड है या वांट है, या इसको हम बाद में कर सकते हैं क्या, जो खर्चे हम करने वाले हैं इसको हम टाल सकते हैं क्या कुछ दिनों के लिए। तो ये ज़रूरी है। सेव फर्स्ट, पहले बचत करो उसके बाद खर्चा करो। सैलरी आए पहले बचत, 20% तो मेरे को अलग रखना ही है इसमें से यार। एक अलग से अकाउंट ही खुलवा लो उसके लिए, उसी में जाना चाहिए वो पैसा, उसमें रहना ही नहीं है जिसमें खर्चा हो रहा है। इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी करना है।
और इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, लगातार हर महीने एसआईपी जाना चाहिए, कटना मतलब ऐसा ना हो पैसा ही ना हो अकाउंट में, हर महीने वो पैसा होना ही चाहिए अकाउंट में कि मेरा 1 तारीख को अगर एसआईपी कटता है तो 1 तारीख को मेरे को 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी एसआईपी ने लगाया है वो पैसे उस दिन होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि 4 एसआईपी दिया उसके बाद फिर जा नहीं पा रही है ना, कम की करना है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली रहना चाहिए, हर महीने जाना चाहिए। कीप लर्निंग, और सीखते रहिए। कहते नहीं है नॉलेज इज विजडम, लाइफ में जो लोग सीखते नहीं है वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, फिर आप जिसको भी एडवाइस करेंगे आपकी लाइफ बढ़िया से गुजरेगी। और पैसे की कभी भी आपको कमी नहीं रहेगी। पैसे की कमी उन्हीं लोगों को रहती है जो समझदारी से काम नहीं लेते, समाज में दिखावे में पड़े रहते हैं, इसने कर लिया तो हमें भी करना है। इन हरकतों से, इन चीज़ों से बचना चाहिए हमको, और जल्दी से जल्दी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और SIP इज द वन ऑफ द मोस्ट इंस्ट्रूमेंट यू कैन बाय। तो सबसे पहले SIP से ही शुरू करना चाहिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और पूछिए। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इरम बात कर रही हूँ। बोलो इरम। तो जैसे आपने बताया कि SIP हम शुरू कर सकते हैं 500 रुपये महीने से, तब तो ये मतलब कितने साल के लिए होता है ये, मतलब हमें 500 रुपये देने ही देने हैं हर महीने? नहीं, सुनिए, इसमें साल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा सर। आपको ये सोचना है, हाँ, आपको फिलहाल तो देखो गोल के हिसाब से आप कर सकते हो कि मेरे को 5 साल के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे ना, अभी एक सेशन और होगा हमारा, मतलब उस पर एक सेशन, पूरा अलग से सेशन ही है उस पर, कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते किस तरह से हैं। तो वहाँ पे हम लोग टाइम हॉरिजन लेके चलते हैं कि 10 साल के बाद मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, मुझे इतना पैसा चाहिए होगा। वो पैसा कितना चाहिए होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। वो हम कैसे निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल आज हायर एजुकेशन में उसे 2 लाख की जरूरत पड़ रही है, तो क्या 5 साल के बाद या 8 साल के बाद या 10 साल के बाद 2 लाख की जरूरत पड़ेगी? वो उसका इन्फ्लेशन कितना है एजुकेशन का, जो हायर एजुकेशन है, वो सारा कैलकुलेट करके हम लोग एक फिगर देते हैं कि आज अगर 2 लाख रुपए है इरम, तो ये 10 साल के बाद आपको 2.25 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो 2.5 लाख रुपए का आपका गोल हो गया, और टाइम आपका हो गया 7 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी आप डिसाइड करते हो बच्चे की एज के हिसाब से। तो उस तरह से फिर आप उसको डिसाइड करते हो कि मुझे इतना चाहिए, फिर कितने की SIP लगानी है हमें, जो 12-13% के रिटर्न के हिसाब से हमें वो गोल पूरा कर दे, कितना FD में रखना है, कितना रिस्क की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा। देखो, मोर रिस्क मोर गेन, जितना ज़्यादा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, ऐसा होता है। इसमें म्यूचुअल फंड में भी 3 तरह के फंड होते हैं बेसिकली। एक लार्ज फंड होता है, एक मीडियम फंड होता है, मिड कैप जिसे कहते हैं, और एक होता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होता है। तो वो सारी चीज़ें देखभाल करके ही हमें कुछ शुरुआत करनी होती है। तो जब भी कोई SIP की बात करेगा तो सिर्फ परवेज तो सिर्फ ये SIP कैसे लगानी है वो बताएगा, बाकी कौन सी कंपनी का कौन सा SIP खरीदना है वो मैं डिसाइड करूंगा आपके चीज़ों को समझ के, कि भाई आपको पैसा कब चाहिए। वो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसमें टाइम भी लगता है थोड़ा सा ना, वो पूरी एक्सेल शीट में हम लोग भरते हैं चीज़ों को, इस तरह से होता है। कुछ और सवाल आपका? परवेज का नंबर आप शेयर कर दिएगा ना? आवाज़ नहीं आई सर, ये परवेज सर हैं, आप उनका नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ, वो ग्रुप में दे दूंगा नंबर में, अभी इस मीटिंग के बाद उस ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे हाँ, वो सिर्फ वो वाला पार्ट देखेंगे कि वो SIP लगती किस तरह से है, SIP कौन सी लगानी है वो मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे ना? इन्फॉर्मेशन वो मतलब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करवा देंगे वहाँ, जैसे उसमें आपका पैन लगता है, आपका आधार लगेगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा, वो सारी चीज़ें जो वो जो बैक ऑफिस वाला काम है वो पूरा वो कर देंगे। बाकी कहाँ पे लगानी है वो मैं डिसाइड करूँगा। किसी का इन्वेस्टमेंट जो है ना, क्योंकि एक्सपर्ट मैं हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो मैं हूँ, वो थोड़ी है, तो वो मैं डिसाइड करूँगा। वो सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी जो भी लगाना चाहता है, और उसके बाद फिर उसको प्रॉपरली हम रिकमेंड करेंगे। ऐसा, या आपका कोई भी रिश्तेदार, जान पहचान, या कोई भी फ्रेंड, दोस्त, यार, कोई भी कुछ करना चाहता है, कोई रिलेटिव है और आपसे मिलना चाहेगा तो सर आपका ऑफिस में कैसे मिलेंगे, कैसे मुलाकात करेंगे? मेरा नंबर है इरम, कोई भी मुझसे फोन करके टाइम लेके आ सकता है, या परवेज से कोऑर्डिनेट कर सकता है कि सर से मुझे मिलना है,
सर कितने बजे अवेलेबल होंगे, थोड़ा सा मीटिंग रहती है मेरी तो, लेकिन आप हाँ, पूजा है सबसे बेस्ट आपके लिए, पूजा का नंबर आप लोगों के पास है, पूजा से बात कर लो कि सर से मुझे मिलना है, कितने बजे का टाइम मिलेगा, वो बताएगी मुझे, आप उस वक्त पे आ जाओ और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन यही था कि हमें इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, जैसे इसके पहले मैंने टाटा गोल्ड में किया है और सिल्वर में किया है, तो आजकल उनका स्टॉक या फिर एसआईपी उतना बैकेज दे नहीं रहा है। 12% पे मैंने किया था, वो 8% ही दे रहा है। एक्चुअल में है क्या योग्यता, इसमें हमें ट्रैक करना होता है। एसआईपी हमने लगा दिया, सब कुछ सही चल रहा है, हमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली ना रिव्यू करना होता है कि जो हमारे गोल हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं। जैसे हमने आज गोल सेट किया कि यार हमें 13% या 12% चाहिए, हमारे तभी गोल सर अचीव मैंने होंगे। ये अब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया था 6 मंथ्स के लिए, एक 6 मंथ्स के लिए है मेरा और एक 12 मंथ्स के लिए है, दोनों में मतलब बेनिफिट अच्छा ही नहीं दे रहा है, तो कौन कोई सा बात है या फिर नहीं, किस में मैं इन्वेस्ट करूं, ऐसा कुछ? कोई बात नहीं, आपके साथ 10 मिनट बैठेंगे, चीज़ों को समझेंगे और फिर आपको एडवाइस करेंगे। ये रीबैलेंसिंग भी करना होता है बीच बीच में ना, कि अगर एक फंड काम नहीं कर रहा है तो उससे पैसा निकाल के हमें दूसरे फंड में ट्रांसफर करना होता है। ये सारे काम करने होते हैं, ये एक्सपर्ट लोगों का ही काम है। एक्चुअल में लोग समझते नहीं है, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं बैंक से इधर उधर से और गाइडेंस मिल नहीं पाती है, सबसे बड़ी परेशानी ये भी आती है, तो वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना एक बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब आपको ट्रैक भी रखना होता है। और अब जैसे आप ही कह रही हो कि हमारा बढ़ नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि ये है तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना होता है उस पर, तो वो एक्सपर्ट लोग ही उसको प्रॉपरली मैनेज करा पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके साथ 10 मिनट बैठेंगे और समझेंगे आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। और कोई, ओके, थैंक यू सर। किसी और को कुछ समझना है, जानना है? चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं, और शाम को दूसरा सेशन है हमारा 4 बजे से, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिए, उसमें कुछ नई बात बताएंगे, कुछ नए चर्चे करेंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा सैटरडे में ये हमारा फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 पहले हो चुके हैं, 2 सेशन आज हो जाएंगे, 2 कल हो जाएंगे संडे को 6, और 2 बचेंगे जो अगले सैटरडे को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा फाउंडेशन कोर्स अगले सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो लोग अगर कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहेंगे, तो वो भी ओपन हो जाएगा उनके लिए, वो अपना कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा, उनका एक ग्रुप ही बना दिया जाएगा और उनको प्रॉपरली गाइडेंस दी जाएगी उन्हें बात किस तरह से करनी है सोसाइटी में जाके, या अपने लोगों से किस तरह से बात करनी है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, सब लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।